वाले चलेंगे तो क्या अच्छा प्लान बन जाएगा, तो सर शायद हाँ बोलेंगे ऐसा। तो आप लोग तो रेडी हो तो मोस्टली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए फिर तो। एंड 12th वाले में कौन कौन है? ट्वेल्थ वाले में गर्ल्स में तो उन्होंने सबने 50-50% बोला कि श्योर नहीं है। पार्थ क्या था ये? सॉरी मैम। इट्स ओके। ट्वेल्थ वाले में गर्ल्स तो इतनी ज्यादा नहीं है, बॉयज ही हैं सारे। कल्प, काव्य, प्रथम, डीपीएस। सुदीप डीपीएस में, पता नहीं कौन है उसमें डीपीएस में, सुदीप डीपीएस में है। मेरे को नहीं लगता। तो मैं आपको नाम बताती हूँ। कल्प आएगा, काव्य आएगा, एक प्रथम करके है वो आएगा, सुदीप करके है वो आएगा, ध्रुव पटानिया है वो आएगा, और ट्रिप प्लान कर रहे हैं नमन, माउंट आबू का, 2 दिन का। अभी श्योर नहीं है, विल बी सीइंग अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने मिलते हैं और कब जाते हैं वो भी नहीं पता, बट मोस्टली चलना आप भी। क्यों ऐसा? पर आपका तो जो टर्म 1 है वो तो फुल फुल एमसीक्यू ही तो है, तो अब सब्जेक्टिव ले। नहीं, ये 12 कौन? अक्टूबर से शुरू है। अच्छा, मतलब ये अब टर्म 1 जो होगा उसकी बात कर रहे हो कि यूटी कुछ स्कूल का अलग से? नहीं, हाफ ईयरली। ओके, मतलब हम लोग सिर्फ एमसीक्यू के बेस पे प्रिपेयर ना करें ना, फिर तो आपका मतलब ये है। ओके, फाइन। क्योंकि सीबीएसई की तो यही नोटिफिकेशन है कि टर्म 1 एमसीक्यू होना चाहिए। अब पता नहीं स्कूल वाले कैसे चेंज कर रहे हैं अपने हिसाब से। ठीक है, कोई बात नहीं। हम तो एनीवेज पूरा ही पढ़ रहे हैं। पर अभी जो कल का टेस्ट है वो एक बार के लिए एमसीक्यू लेंगे, फिर आगे वाला टेस्ट मिक्स ले लेंगे। हाँ तनीषा, जो आपने लिखा है सीबीएसई से वो नोटिफिकेशन आई है, बट स्कूल्स अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं ऐसा। देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं, शायद और लोग आज नहीं आ रहे। हम क्या पढ़ रहे थे? लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? प्राइस बढ़ने पे कम खरीदते हैं, महंगा लगता है भाई नहीं चाहिए। प्राइस कम होने पे ज्यादा खरीदते हैं, सस्ता हो जाता है, खरीदते हैं। अब जो हम टॉपिक कर रहे थे वो हम कर रहे थे एक्सेप्शंस। मतलब हम ये टॉपिक्स जो पढ़ेंगे उसमें प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी कम नहीं होती, या फिर प्राइस के कम होने पे क्वांटिटी बढ़ती नहीं है। मतलब जो ऑपोजिट रिलेशन है इनका वो यहाँ पर सेट नहीं बैठता, इसलिए ये एक्सेप्शंस हैं। इन एक्सेप्शंस में से हमने पहला कर लिया था विच वाज आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, जिसमें हमने 2 एग्जांपल्स लिए थे। वन वाज ऑफ आईफोन एंड अनदर वाज ऑफ डायमंड्स। ये दोनों ऐसी चीजें जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। इस वजह से जब ये इनफैक्ट महंगे होते हैं लोग तभी ज्यादा खरीदना प्रेफर करते हैं, क्योंकि तब उनको वो शो ऑफ करने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड अगर इन चीजों का प्राइस कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इनकी कीमत वैल्यू भी कम हो जाएगी और लोग शायद खरीदे ही ना फिर, कि भाई अब तो डायमंड इतना प्रेशियस रहा ही नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। So these were the goods which were more sold in the market or which were more bought by the consumers when their prices were high. So the price were high, but the demand was also high. That is why it is an exception to law of demand. सेकेंड पॉइंट करते हैं, 3 है इसमें।
अगर ये सब्जेक्टिव टाइप में आता है तो ये 3 मार्क का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। थर्ड इज गिफन गुड्स। गिफन गुड्स एंड बताओ क्या होता है इंफीरियर गुड? चीप गुड्स। चीप गुड्स, जो सस्ते होते हैं, जिनकी क्वालिटी खराब होती है। देखो रीड करती हूँ, ये बहुत 1 मार्कर क्वेश्चन होता है। अब क्योंकि किसी के स्कूल में सब्जेक्टिव भी हो रहा है और किसी के में पता नहीं सिर्फ एमसीक्यू होगा कि नहीं, तो मैं मेरे हिसाब से सब्जेक्टिव के भी इम्पोर्टेंट बताती रहूंगी आपको, आप उस हिसाब से मार्किंग कर लेना, ठीक है। ये गिफन पैराडॉक्स 1 मार्क का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है वो हम पढ़ते हैं पहले, फिर समझेंगे। गिफन गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स। तो इंफीरियर और गिफन गुड्स एक ही बात होती है, खराब क्वालिटी के सस्ते प्रोडक्ट। शोइंग अ हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट, ये तो हमने देखा था। इनकम कम होती है तो हम इनको ज्यादा खरीदते हैं, इनकम ज्यादा होती है तो हम इनको कम खरीदते हैं। इनकम के साथ कैसा रिलेशन था इसका? ऑपोजिट। एज अ रिजल्ट, when the price of a such commodity fall, their demand also falls, even when they happen to be relatively cheaper than other goods. इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो। पहली चीज, इसी से समझ लेते हैं एक ही से। जब इन इंफीरियर गुड्स का प्राइस कम होता है, ये सस्ते हो जाते हैं, सपोज सारे प्रोडक्ट्स कंपैरेटिवली सस्ते हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम इनको नहीं खरीदेंगे फिर। क्यों? क्योंकि हम एनीवेज इनको मजबूरी में ही खरीद रहे हैं। अगर ये और सस्ते हो रहे हैं और उतने ही प्राइस में अगर हमको कोई दूसरा नॉर्मल वाला गुड मिल रहा है अब, तो हम इसको छोड़ के नॉर्मल गुड पे चले जाएंगे। एग्जाम्पल, अगर पहले ये वाला प्रोडक्ट 10 रुपए का था, नॉर्मल वाला गुड 15 रुपए का था, और हम अफोर्ड कर रहे थे गिफन गुड, अभी क्या हो गया? गिफन गुड जो है वो फॉल होके 7 रुपए का हो गया। सपोज नॉर्मल गुड फॉल होके 10 रुपए का हो गया, तो अब हमको ये 7 रुपए वाला खरीदने की जरूरत नहीं है, हम नॉर्मल वाले पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि हम ये वाला माल सिर्फ इसलिए खरीदते थे क्योंकि दूसरा वाला हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो जिस मोमेंट पे आप दूसरा वाला प्रोडक्ट अफोर्ड कर पाओगे, आप इसको छोड़ के इस फॉल हुआ, तो इसका प्राइस फॉल होके नॉर्मल वाले इधर अट्रैक्ट नहीं हुए, क्योंकि ये तो खराब क्वालिटी का माल है। नॉर्मल वाले नॉर्मली गुड्स खरीदते हैं। तो जब प्राइस फॉल हुआ तो इसकी डिमांड बढ़ी नहीं, बढ़नी चाहिए ना वैसे तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से, बट इसकी डिमांड बढ़ी नहीं। इनफैक्ट कुछ लोग नॉर्मल पे शिफ्ट हो गए और इसकी डिमांड कम हो गई। इस चीज को बोलते हैं गिफन पैराडॉक्स। प्राइस फॉल, क्वांटिटी फॉल, दिस इज गिफन पैराडॉक्स। ठीक है, तो एक बार वापस से बताऊंगी, ये ऐसी चीज है जो सस्ती है, पर सस्ती होना इसका क्वालिटी नहीं है, इसकी खराब क्वालिटी प्रोडक्ट है। कोई भी इंसान गिफन गुड्स तभी खरीदता है जब उसके पास पेमेंट कैपेसिटी नहीं होती, पैसा नहीं होता। जैसे ही उसके पास पैसा आता है इनकम के थ्रू, या फिर ये लोग अपना प्राइस कम कर देते हैं, वैसे ही हम ये गिफन गुड्स छोड़ देते हैं और हम नॉर्मल वाले गुड्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसके प्राइस कम होने से ये अट्रैक्टिव बन के डिमांड बढ़ती नहीं है, इनफैक्ट डिमांड कम ही रहती है और कम हो जाती है। ये दूसरा पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट, इरैशनल जजमेंट। हमने काफी बार रैशनल कंज्यूमर तो समझा है, कोई मुझे बताओ इरैशनल जजमेंट का मतलब क्या नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में? इरैशनल क्या होता है? जो समझदार नहीं होता। करेक्ट। रैशनल मतलब जो समझदार होता है, तो इरैशनल का मतलब क्या? जो समझदारी की बात नहीं है।
अब एक सिचुएशन समझते हैं। शॉप पे अब ये पतंजलि वाले जो लोग हैं, बाबा रामदेव एंड ऑल, इन्होंने अपना प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं, अब मुझे नहीं पता आप में से कोई बाबा रामदेव को फॉलो करता है तो मैं अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, मैं नॉर्मल बात बता रही हूँ। जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स आए हैं उनको ये लोग क्या कह के बेचते हैं? व्हाट इज देयर मेजर सेलिंग टेक्निक? कोई मुझे आयुर्वेदिक। बताओ। आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक। करेक्ट। कभी भी वीडियो देखना यूट्यूब पे पतंजलि प्रोडक्ट्स की, दे आर वेरी हार्मफुल। उन्होंने अपने आधे इंग्रेडिएंट्स लिखे भी नहीं है, दे आर नॉट एक्चुअली आयुर्वेदिक एट ऑल, बट सिर्फ और मैम सिर्फ तो भी उनकी सेलिंग इतनी कैसे? वही सिर्फ और सिर्फ नाम से कि वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, कुछ इंग्रेडिएंट्स में भी होंगे उस लोग हिसाब से। नेचुरल कंज्यूम करना पसंद करते हैं, इसलिए हाँ, वो लोग ऐसे बनाते हैं। अपन को क्या लगता है, एक में तो भाई केमिकल्स हैं और एक नेचुरल है, सो लेट्स बाय द नेचुरल वन। एलोवेरा आ रहा है जेल, अब पता नहीं उसमें एलोवेरा जेल है भी कि नहीं है, बट वो नाम है कि वो एलोवेरा का जेल है, तो हम वो खरीदते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज इरेशनल जजमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कि भाई, ये बुक में नहीं लिखा, ये मैं दूसरा एग्जांपल दिया है कि भाई आयुर्वेदिक इज बेटर देन द अदर वन। ऐसे ही एक दूसरी चीज है जो हमारे दिमाग में रहती है। मैं एक पर्सन हूं, मैं आपको दो प्रोडक्ट दिखाती हूँ, ठीक है? एक प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया, कोई वॉच आप देख रहे हो फॉर एग्जांपल, या शूज देख रहे हो आप। एक वॉच आपने देखी 500 की, या शूज वॉट एवर। दूसरा जो वॉच या शू है वो आपने देखा 1500 का, और आप है ना गिफ्ट करना चाहते हो अपने बेस्ट फ्रेंड को या मम्मी पापा को, किसी को भी कोई चीज अच्छे से अच्छा लेना, आपका मन में विचार है कि मुझे बेस्ट चीज चाहिए मेरी मम्मी के लिए। आप इनमें से कौन सा वाला सिलेक्ट करोगे नॉर्मली? हमको अच्छा चाहिए, बेस्ट सेकंड चाहिए, वन। सबसे अच्छा। 1500 वाला। क्यों? क्योंकि वो अच्छा है दिखने में, लुक्स में, और हमको किसी को गिफ्ट करना है। अपने लिए लेते तो अलग बात है वो। और क्योंकि वो महंगा है। काफी बार बेटा ऐसा होता है, सस्ती चीज खराब नहीं होती। उस दिन अपन ने बात की थी श्रुति वाली, वो दिल्ली में मार्केट वाली, वो करेक्ट थी। नॉट एवरी टाइम द कॉस्टली थिंग इज द गुड बेटर वन, बट व्हाट इज द ह्यूमन कॉन्सेप्ट? यहाँ पर वेदांत मैंने तो बात ही नहीं की कि किसकी क्वालिटी और किसकी लुक्स अच्छी है। शायद आपको इसकी लुक्स अच्छी लग रही है पर ये 500 का है, और आपको मम्मी को गिफ्ट देना और आपको लग रहा है कि जरूर अच्छी क्वालिटी का होगा। So what is the irrational judgment here is, a lot of people think कि अगर महंगा है तो जरूर अच्छा होगा, और हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, एक्चुअली हमारी सोच ऐसी होती है। मैम मैंने कहा तो दूसरों को अगर गिफ्ट करनी है, अपनी लेते तो वो बात अलग होती है, क्योंकि घड़ी का टाइम तो सिर्फ टाइम दिखाना होता है। हाँ हाँ भाई। हाँ हाँ भाई वाली बात नहीं है, बट ठीक है वेदांत, योर पर्सपेक्टिव इज कि खुद के लिए आप सस्ता ले सकते हो। काफी लोग वो भी नहीं सोचते, काफी लोग वो सोचते हैं मुझे मेरे लिए भी बेस्ट लेना है, पैसा है, अमीर है, अच्छा ही लेंगे ना। बात हम ये फोकस कर रहे हैं कि अच्छा क्या होता है, जो महंगा लगता है ना काफी बार वो अच्छा होता है। ब्रांडेड कपड़ा खराब होता है ना अपना, तो अपन ऐसे नहीं कहते कि पता नहीं कि खराब हो, कुछ अपन उसको कहते नहीं। लेकिन अगर सस्ता वाला कपड़ा खराब होता है ना तो अपन बोलते हैं सस्ता था ना इसलिए खराब हो गया। सो देर हमेशा भी सच नहीं होता, बट देयर इज अ स्लाइट जजमेंट हियर। वी इंडियंस जनरली थिंक that if the product is costly, we feel that it is of a good quality, और फिर हम वो खरीद लेते हैं। तो हम कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं? जिसका प्राइस ज्यादा है। क्यों खरीद रहे हैं हम वो प्रोडक्ट? क्योंकि हमारी इरैशनल, बिना समझदारी वाली जजमेंट है। हमको सिर्फ इतना लग रहा है महंगा है तो अच्छा होगा, सस्ता है तो बेकार होगा। तो प्राइस कम होने पे हम वो खरीदते ही नहीं है कि बेकार होगा, और प्राइस ज्यादा होने पे हम खरीद लेते हैं ये सोच के कि अच्छा होगा। सो इफ यू कैन सी, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा। लॉ ऑफ डिमांड में सस्ता होता है तो ज्यादा खरीदना होता है, पर यहाँ हम ज्यादा खरीद नहीं रहे ये सोच के कि वो खराब क्वालिटी होगा शायद। और ऐसा हर बार नहीं होता। कुछ कुछ प्रोडक्ट महंगे क्यों होते हैं?
क्योंकि उनकी फॉर एग्जाम्पल टीवी में एडवर्टाइजमेंट आ रही है, टीवी में ऐड आ रही है, इसलिए उनका खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है इसीलिए उन्होंने उसका प्राइस हैवी रखा हुआ है। हो सकता है उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स और एक दूसरा नॉन एडवर्टाइज्ड वाले प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स सेम हो, बट एक महंगा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ज्यादा है। ठीक है। सो व्हाट इज irrational judgment? That sometimes we feel that if the price मैम is high, we buy them both. हाँ बोलो। मैम अरमानी और गुची तो ऐड भी नहीं देती, फिर भी क्यों इतनी एक्सपेंसिव हो? क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है। हर एक चीज यहाँ पे प्राइस मैटर नहीं कर रहा, क्वालिटी भी मैटर कर रही है। बट हम जो पढ़ रहे हैं वो ऐसा पढ़ रहे हैं कि हायर प्राइस गिव्स हायर क्वालिटी, ऐसा हम सोचते हैं। हाफ ऑफ द टाइम ऐसा सच भी होता है। अगर आप ब्रांडेड शूज खरीदते हो और आप एक सस्ते लोकल वाले खरीदते हो, दे मेक अ ह्यूज डिफरेंस, यस। बट हम सिर्फ दूसरे पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं कि कई बार ऐसा नहीं भी होता, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आप क्वालिटी देख के खरीद रहे हो और हाई प्राइस है तो बात एक अलग है, लेकिन अगर आप प्राइस देख के ये सोच रहे हो कि क्वालिटी अच्छी है, वो गलत बात है। इफ द क्वालिटी इज सुप्रीम, ऑफ कोर्स यू विल गेट इट इन अ हायर प्राइस, बट इफ यू जस्ट फील कि महंगा है इसलिए क्वालिटी अच्छी है, वो गलत है। रीड करती हूँ, नहीं आए तो पूछना। लॉ ऑफ डिमांड फेल्स व्हेन द कंज्यूमर जज द क्वालिटी बाय इट्स प्राइस। प्राइस के हिसाब से अगर आप उसकी क्वालिटी पे कमेंट करते हो तो वो एक इरैशनल जजमेंट है। इट्स एन इरैशनल जजमेंट। Perhaps it is owing to a huge price difference between organic and non-organic product in the market that the richer section considers organic as of high quality. आप किसी को भी ऑर्गेनिक कह के कोई चीज बेच सकते हो और आप उसका डबल प्राइस लोगे ना तो भी लोग लेने को तैयार हो जाते हैं, और ये फैक्ट है। So quantity demanded of these products have tended to rise even if the prices are extremely high, because they feel कि हाई प्राइस है तो अच्छा होगा तो खरीद लेते हैं। आई बात समझ में? तो तीन ऐसी चीजें हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, आपको वो दूसरों से अलग बना रही है और इसीलिए आप वो खरीद रहे हो। अगर वो सस्ती होती तो आम बात हो जाती, फिर आप शायद खरीदते भी ना। So things or articles which makes you different from other people, these things are higher in price, but yet they are demanded more. Second is giffen goods. These are उसका ऊपर वाले का बिल्कुल उल्टा, एक्सट्रीमली लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट। इनकम कम होती है तो खरीदते हैं, ये इनकम बढ़ती है तो इसको छोड़ देते हैं। और इसका प्राइस अगर कम होता है तो हम और नहीं खरीदते कि चलो भैया सस्ता हो गया खरीदो, नहीं, हम उसको जाने देते हैं, उसकी डिमांड और कम हो जाती है क्योंकि हम नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। एंड द थर्ड इज इरेशनल जजमेंट। दैट मीन्स अगर हम किसी के प्रोडक्ट के प्राइस के हिसाब से उसकी क्वालिटी जज करते हैं तो वो गलत है। तो फिर जब जब प्राइस महंगा होता है तब तब अपन को लगता है कि क्वालिटी अच्छी होगी तो हम खरीदते हैं। सो हाई प्राइस, हाई डिमांड, दैट इज व्हाई इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक बार मुझे बताओ, ये तीनों चीजें समझ आ गई तो आगे बढ़े? कमेंट्स में लिख दो। संस्कार, आप कुछ भी नहीं बोलते हो कभी भी। आई होप आपको क्लियर हो रही हैं चीजें। यस मैम। फाइन। यस तो मैम। इंटरैक्टिव रहो, कोई डाउट आए तो पूछा करो, ठीक है? अब आगे अच्छा, ये क्वेश्चन आप मुझे खुद बताओ, ये नीचे वाली लाइन, डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड, उसके आगे आंसर लिखा हुआ मैंने छुपा दिया। अब मुझे बताओ डिमांड कर्व अपवर्ड कब स्लोप करेगा? वैसे तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड कर्व होता है ना, ऐसे नीचे, पर ये ऐसे अपवर्ड कब स्लोप करेगा मुझे बताओ, थोड़ा सा सोचो। इनका
इनकम की बात ही नहीं करनी तनीषा। डिमांड कर्व की पहली लाइन ही ये है, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ डिमांड में इनकम डजंट प्ले अ रोल, only one thing, which is the price of our own commodity, that plays a role. Tell me, when will the demand curve will face upward direction? आप लोगों को एक चीज बताई थी, डाउनवर्ड का एक रीजन होता है। क्या रीजन होता है किसी भी कर्व के डाउनवर्ड होने का? डिक्लाइन। क्यों डिक्लाइन? प्राइस राइज होने माइक ऑफ हो गया आपका बीच में, बट आप सही बोल रहे थे, बोलो त्रिशा वापस। मैम, प्राइस हाई होने पे प्राइस हाई होता है। सिर्फ डिमांड की बात नहीं कर रहे कि डिमांड कब कम होती है, लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है वो पूछ रही हूँ। चैप्टर 1-2 से समझ रहे हैं कि कोई भी चीज डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होती है, क्या रीजन होता है उसका? नमन, कुलदीप, नमन, कोई भी डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है? करेक्ट। जब मतलब ये जो आपने बोला ये यूटिलिटी वाले चैप्टर के हिसाब से बोला, बट आप अपन ऐसे बोलेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, जो तनीषा ने लिखा है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो बाकी सब जिनको नहीं पता था वो याद रखो बच्चों, कभी भी किसी भी कर्व का डायग्राम नीचे की तरफ तब आता है जब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है। प्राइस और क्वांटिटी का लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से उल्टा रिलेशन है ना, प्राइस कम होने पे ज्यादा खरीदते हैं, उल्टा हो गया, इसलिए इसका डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब इनका क्वेश्चन है कि डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग कब होगा चाहिए होता है, तो अपवर्ड स्लोपिंग में कैसा रिलेशन चाहिएगा? बताओ। डायरेक्ट देखो, इतना इतना प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी भी बढ़ गई, तो जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तो अपवर्ड स्लोपिंग आता है, जब इनवर्स रिलेशन होता है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है। अब वैसे तो जनरली हमारा इनवर्स रिलेशन, बताओ कि कब डायरेक्ट रिलेशन होता है, कौन से गुड्स में डायरेक्ट रिलेशन होता है या किन कंडीशंस में डायरेक्ट रिलेशन होता है? ऐसा कभी है कि डायरेक्ट रिलेशन होता है? ध्यान दो बच्चों इधर, फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। वैसे तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बिकॉज प्राइस और क्वांटिटी के बीच में ऑपोजिट रिलेशन है, इस वजह से वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब इनका क्वेश्चन है कि कोई भी कर्व आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है वो अपवर्ड स्लोपिंग कब होता है? तो अपवर्ड स्लोपिंग तब होता है जब उनका डायरेक्ट रिलेशन हो। वेरी गुड। किसने बोला ये? नमन, आपने? हाँ, करेक्ट। डायरेक्ट रिलेशन कब होता है? प्राइस ज्यादा, क्वांटिटी ज्यादा, प्राइस कम, क्वांटिटी कम। ये कब हो रहा था? ये इन 3 एक्सेप्शंस में हो रहा था। तो ये जो तीनों एक्सेप्शन थे, इसमें प्राइस ज्यादा थी तो भी क्वांटिटी ज्यादा था, या फिर प्राइस कम था तो भी डिमांड कम था। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन बन रहा था, इसलिए एक्सेप्शंस के केस में डिमांड कर्व ऐसा होगा। दिस कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ योर MCQ also, that when is the demand curve upward sloping? When they have direct relation with each other. ये सब चीजें आप अपनी बुक में लिखा करो, ताकि जब एग्जाम में पढ़ो तो आपको दिखे
याद नहीं रहने वाला है कुछ भी उस टाइम तक। सो डायरेक्ट रिलेशन अपवर्ड स्लोपिंग, और डायरेक्ट रिलेशन कब होता है? जब वो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहे हैं तब। आगे बढ़ते हैं। देखो दो वर्ड्स हैं, दो टॉपिक्स हैं, ये ध्यान से समझना रहेगा। छोटा सा डिफरेंस है दोनों चीजों में। एक जो है वो है चेंज इन क्वांटिटी, और दूसरा जो है वो है मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व। एक है चेंज इन डिमांड, एक है शिफ्ट इन डिमांड। वर्ड्स याद रखने हैं, ये दोनों एक ही चीज हैं, ये दोनों एक ही चीज है। मूवमेंट, नहीं नहीं नहीं, ये दोनों एक चीज नहीं है। एक है चेंज इन डिमांड, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, और एक है शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व। ये दो चीजें हम करेंगे। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर चेंज इन डिमांड, दो चीजें। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट एक ही बात है, चेंज इन डिमांड और शिफ्ट एक ही बात है। ठीक है, तो दो वर्ड सीखेंगे, एक हम सीखेंगे मूवमेंट और एक हम सीखेंगे शिफ्ट। पेजेस ये स्किप करवा रही हूँ, पहले मैं आपको सीधा एक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। मूवमेंट, अच्छा यहीं से कर लेते हैं। आप लोगों को अगर हम ऐसा बोलते हैं एज अ टीचर, आप लेफ्ट साइड पे बैठे हो बेंच पे, हम आपको ऐसा बोलते हैं कि त्रिशा राइट साइड पे मूव कर जाओ, फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करते हो? आपको उठने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं चलने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ साइड में शिफ्ट हो जाते हो, मूव कर जाते हो थोड़ा सा लेफ्ट साइड राइट साइड। यू डोंट हैव टू गेट अप, चेंज योर पोजिशन, नो, यू आर सिटिंग ऑन दैट टेबल ओनली। आपको बस स्लाइटली थोड़ा सा मूव करना है। तो मूव क्या होता है? जैसे अगर यहाँ बैठे हो आप, मूव करना है तो बैठे बैठे आप यहाँ मूव कर सकते हो, बैठे बैठे आप आगे की जगह मूव कर सकते हो, इधर भी मूव कर सकते हो, पीछे भी मूव कर सकते हो। सो व्हाट इज मूवमेंट? ऑन द सेम थिंग यू आर मूविंग अपसाइड डाउन। ठीक है। एंड व्हाट इज शिफ्ट? अगर मैं आपको बोलूं कि सिया इस जगह से उठ के वहां पर जाके शिफ्ट हो जाओ, लास्ट बेंच पे शिफ्ट हो जाओ, सो व्हाट यू विल हैव टू डू? यू विल हैव टू गेट अप और वो वाली जगह पे जाके बैठना रहेगा। तो अगर ये हमारा डिमांड कर्व है और मैं बोलूं कि शिफ्ट हो जाओ, तो वो या तो दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा ऊपर को, या वो नीचे को शिफ्ट हो जाएगा। ये याद रखने का तरीका था। अब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताती हूँ दोनों का आपको। मूवमेंट का मतलब होता है कि आपका जो डिमांड कर्व है उसी के आगे पीछे आप मूव कर रहे हो, मतलब कोई नया डिमांड कर्व नहीं है, उसी डिमांड कर्व पे आगे, उसी डिमांड कर्व पे पीछे, इसको बोलते हैं मूवमेंट। एक ही डिमांड कर्व पे आगे पीछे मूव करना। दूसरा है शिफ्ट, जिसके अंदर नया डिमांड कर्व बनता है, या तो आगे की तरफ या तो पीछे की तरफ। इतनी बात समझ आई? फिर से, मूवमेंट में एक ही डिमांड कर्व पे आगे पीछे मूव करना होता है, शिफ्ट में नया डिमांड कर्व बनता है, दो डिमांड कर्व होते हैं। एक थोड़ी सी बात और सीखेंगे फिर अपन वाइंड अप करेंगे आज के लिए। मूवमेंट होने का एक ही रीजन है, ये याद रखना। देर इज ओनली वन रीजन मूवमेंट का। देखो, ये मेरा डिमांड कर्व है, मैं हाल फिलहाल इस पोजीशन की बात कर रही हूँ, ये मेरा प्राइस, ये मेरी क्वांटिटी। आप मुझे बताओ, अगर मैं इस पॉइंट पे शिफ्ट कर रही हूँ, ए से बी की तरफ, सॉरी शिफ्ट नहीं, ए से बी की तरफ मैं मूव कर रही हूँ, तो किस रीजन से मैं यहाँ बी पॉइंट पे आई हूँ?
किस रीजन से मैंने क्वांटिटी बढ़ाना चालू कर दिया यहाँ पे, मुझे बताओ। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। ये हमारा डिमांड कर्व है जो लाइन मैंने बनाई है। मैं पहले पॉइंट ए पर थी जहां पर मेरा प्राइस पी था, जहां पर मेरी क्वांटिटी क्यू थी। मैं मूव कर गई पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे मतलब अब मैं ज्यादा क्वांटिटी बाय करती हूँ। करेक्ट। गुड की प्राइस कम हो गई। अब देख सकते हो ना, पहले ये वाला प्राइस था, अभी ये वाला प्राइस है। So there is one reason for movement, which is change in own. Correct. प्राइस दो होते हैं, एक रिलेटेड गुड का, एक हमारे का, इसलिए हमको मेंशन करना पड़ता है चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये लॉजिक और चीज पता चली। तो मूवमेंट एक ही रीजन की वजह से होता है, प्राइस में चेंज आने की वजह से। अगर प्राइस फॉल होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, अगर प्राइस राइज होगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, जो हमारा नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड है। करेक्ट है इतना। अब एक लास्ट चीज फिर वाइंड अप। मूवमेंट में दो वर्ड्स होते हैं, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डिमांड मतलब क्वांटिटी डिमांडेड। एक्सटेंशन का मतलब होता है क्वांटिटी का बढ़ना। प्राइस के हिसाब से नहीं देखते, डिमांड के हिसाब से देखते हैं। एक्सटेंशन मतलब क्वांटिटी का बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्वांटिटी का कम होना। ठीक है इतना। क्या दो वर्ड्स, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रही हूं तो मेरी क्वांटिटी बढ़ गई और मेरा प्राइस कम हो गया। ऐसा हुआ। पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मैंने मूव किया, राइटवर्ड मूव किया, क्वांटिटी मेरी इंक्रीज हो गई। इस राइटवर्ड मूवमेंट को बोलते हैं एक्सटेंशन। और अगर मैं बी से ए की तरफ मूव कर जाती तो मैंने क्वांटिटी कम खरीदना चालू कर दिया प्राइस के बढ़ने की वजह से, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। आज हमने जो किया वो मैं ये मूवमेंट वाला रिपीट करूंगी पर कल। पर दो चीजें हैं, मूवमेंट और शिफ्ट। मूवमेंट का मतलब होता है सेम डिमांड कर्व पे आगे पीछे मूव करना। जैसे ए से बी चले जाओ, बी से ए चले जाओ, वो सेम डिमांड कर्व पे मूव हो रहे हैं। दो वर्ड्स होते हैं, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। ये जो वर्ड्स हैं ये डिमांड के बेसिस पे हैं, प्राइस के बेसिस पे नहीं। एक्सटेंशन मतलब डिमांड का बढ़ना और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डिमांड का कम होना। राइटवर्ड जाते हैं तो एक्सटेंशन आता है और लेफ्टवर्ड जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। इतना रखते हैं। ये टॉपिक वापस से कल करेंगे और भी बार बार रिपीट होगा तो आपको याद होता रहेगा। पर याद बस इतना रखना, मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। एक ही रीजन से मूव होता है, प्राइस के बदलने से। दैट्स इट। बाय।